हेलो क्लास, वेलकम टू लेक्चर 4 ऑफ क्लास 10 फिजिक्स। अब तक हम पढ़ चुके हैं कि सर्किट सिंबल्स किस तरह के हमारे पास, फॉर एग्जांपल एमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, बल्ब, बैटरी, रियोस्टेट, स्विच की, इस तरह के कुछ सिंबल्स हम पढ़ चुके हैं। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में किया था सीरीज ऑफ पैरेलल सिस्टम ऑफ सर्किट्स। सीरीज और पैरेलल सिस्टम ऑफ सर्किट्स किस टाइम पे हम डिफाइन करेंगे, मतलब कि कब कहा जाए कि रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, कब कहा जाए कि रेजिस्टेंसेस सीरीज में है, उसको हमने लास्ट क्लास में लिया था। और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे लास्ट क्लास में कि कब, मतलब एक सीरीज सर्किट में करंट सेम रहेगा थ्रू आउट और पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम रहेगा थ्रू आउट। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी का कांसेप्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, it is defined as the resistance of a circuit when current is passed through 1 meter length cubic conductor whose area is 1 meter square। मतलब कि अगर मेरा एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ 1 मीटर हो जाए तो उस टाइम पे जो मेरी रेजिस्टेंस होगी उसका नाम मैंने क्या दे दिया, रेजिस्टेंस। और जब हमने ये पैरामीटर्स फिक्स कर दिए हैं तो किसी भी सब्सटेंस के लिए जो रेजिस्टिविटी है वो फिक्स हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जब हम किसी मान लेते हैं एक आयरन का ब्लॉक लेंगे 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर उसका एरिया ले लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर उसका एरिया ले लेंगे, तो उसकी जो रेजिस्टेंस आएगी वो फिक्स होगी और उस वैल्यू का हमने क्या नाम रख दिया, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये अब तक हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्लास में यानी कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बोर्ड के इस तरफ मेंशन्ड है, क्या क्या, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट, मतलब कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगी इसकी कैलकुलेशन के बाद। अब तक देखिए हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इसके थ्रू करंट जो है वो सेम होगा, यानी कि आई करंट इसके थ्रू पास करेगा, पर इसका जो क्युमुलेटिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसको हम नाम देते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे आर सबस्क्रिप्ट एस। यहाँ पे सबस्क्रिप्ट एस का मतलब ये है कि ये सीरीज के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा करके जब मैं फाइनली एक रेजिस्टर लगा करके इसको बनाना चाहूं, इस सेम सर्किट को, सेम करंट मुझे ऑब्टेन करना हो सेम बैटरी के थ्रू वोल्टेज भी लगा करके, तो वो क्या रेजिस्टेंस होगी अगर इन तीनों को रिप्लेस करना चाहूं, ये कह सकते हैं फाइनल इन तीनों का आउटकम, मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद फाइनल आंसर क्या रहेगा मेरा रेजिस्टेंस का, तो उसको कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली सीरीज के लिए, और फिर सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशंस देखेंगे हम। उसके अलावा आज पढ़ेंगे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट जैसा आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड के ऊपर डायग्राम बनाया है, इसमें R1 नाम का रेजिस्टेंस, R2, R3, ये बैटरी लगी है V वोल्टेज की, रियोस्टेट, ताकि हम मैनेज कर सके कि क्या करंट है। अभी फिलहाल इसको 0 पे रखते हैं ताकि ये जो रेजिस्टेंस है सिर्फ इसी का निकले। अगर हमें जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसी का आए, इसको 0 पे रखेंगे। ये हमारा की है और की के अंदर ये डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारा सर्किट जो है क्लोज्ड है। क्लोज सर्किट मतलब इसके थ्रू कोई करंट पास करेगा, इसका नाम हम देते हैं I। और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको नाम देते हैं V1, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस R1 है। सिमिलरली V2 के अक्रॉस होगा R2 और V3 के अक्रॉस रख लेते हैं, R3 के क्रॉस रख लेते हैं V3। ठीक है, तो देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस RS। हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, we know from Ohm's law that V equals IR। I is current, R is resistance, V is voltage drop। पर सीरीज सर्किट जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था तो हमने उसमें ये देखा था कि जो करंट है ना वो पूरे सर्किट के थ्रू सेम जाएगा। मतलब R1 के थ्रू अगर मैं मान लेता हूं कि I1, फॉर एग्जांपल एक सेकंड के लिए मान लेता हूं कि इसके थ्रू कोई अलग करंट पास होगा I1, इसके थ्रू I2 और इसके थ्रू I3। इसको सिर्फ एक बार मान लेने के बाद जब हम इसके अंदर एक एमीटर लगाएंगे तो उसके लिए हमारी I1, I2 और I3 की वैल्यू सेम आएगी जो कि I के बराबर होगी। तो हमारा करंट थ्रू आउट द सर्किट इज I। ऑल्सो V1 इक्वल्स IR1। ये हम फिर से ओम्स लॉ लगा रहे हैं सिर्फ एक इसके लिए, एक रेजिस्टर के लिए। जब हम ओम्स लॉ लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप। तो V1 इज इक्वल्स टू IR1, क्योंकि I तो सेम है और रेजिस्टेंस इसका R1। सिमिलरली I2 के लिए IR2 और V3 इज IR3। तो देखिए
V1 equals IR1, V2 IR2, V3 is IR3। एक बात और जो हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं कि ये जो V1 प्लस V2 प्लस V3 इन तीनों का जो सम होगा वो वोल्टेज V के बराबर होगा, मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बराबर ये वोल्टेज आएगा ड्रॉप हमारा। मान लेते हैं जो हमारा टोटल वोल्टेज है V पूरा इसके अक्रॉस ड्रॉप V इज इक्वल्स टू I RS। RS मैं पहले बता चुका हूं, रेजिस्टेंस ऑफ द सीरीज सर्किट। ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस यही हमें निकालना है इसके अंदर RS। V यहां से पुट करेंगे और I हमारा सेम रहेगा, तो इसमें पुट करते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 मतलब I R1 प्लस I R2 प्लस I R3 दिस इज इक्वल टू I R RS। ये RS हमें निकालना है। एक बात जो हम यहाँ देख पा रहे हैं वो क्या, इसमें से I कॉमन लिया जा सकता है और इजीली इसको कैंसिल कर देंगे। तो फाइनली मेरा RS जो है उसका कैलकुलेशन आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है इसको हम यूज करेंगे किसी भी सर्किट के अंदर, सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस जिसका नाम है उसको कैलकुलेट करने के लिए। अगर हमारे पास R1 R2 R3 इस तरह से तीन रेजिस्टेंसेस या ज्यादा, उससे ज्यादा रेजिस्टेंसेस ऐसे सीरीज में लगी होंगी तो उनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सिंपली सम करने से, स्केलर सम करने से इजीली हमारा फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये था सीरीज के लिए। अब बात करेंगे पैरेलल की। पैरेलल के लिए एक सर्किट ड्रॉ करते हैं। ये कॉमन पॉइंट हमने बना दिया इनिशियली, इसके अक्रॉस वोल्टेज V, नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली एक रियोस्टैट ऐड कर देते हैं इसके अंदर, सर्किट के अंदर। फिर यहाँ पे एक की दे देते हैं, क्लोज्ड की, और यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस को ले लेते हैं। इसका नाम रखते हैं R1, सेकेंड रेजिस्टेंस R2, थर्ड रेजिस्टेंस R3। अब देखिए सीरीज सर्किट में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ एप्लीकेबल है तो V इक्वल्स IR। पर जो करंट होगा ना वो हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू अलग अलग जाएगा। मतलब कि यहां से करंट सपोज I है, आगे जाकर के करंट डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कि कितना रेजिस्टेंस है। फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस कम है तो करंट बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो करंट घट जाएगा। तो यहां से हम मान लेते हैं इसमें से करंट जाएगा I1, इसके थ्रू I2 और इसके थ्रू I3। जो टोटल होगा इन तीनों करंट्स का वो हमारा होगा टोटल I। इसको हम नाम देते हैं RP, रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। इस सबस्क्रिप्ट P का सिर्फ इतना ही काम है कि हम ये दिखाएगा कि हम पैरेलल सर्किट की रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर रहे हैं। एक बात और कि इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमारा सेम रहने वाला है, दैट इज V। जो हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, ये तीनों रेजिस्टेंस एक कॉमन पॉइंट के साथ जुड़े हुए हैं और उस कॉमन पॉइंट के अक्रॉस अगर हम वोल्टेज ड्रॉप मेजर करेंगे तो वो V आएगा, जो अप्लाइड वोल्टेज है हमारा। ठीक है, तो मतलब जो V1 है वो भी V है, V2 V, V3 V। इसको यहाँ पे लिख देते हैं V1 इक्वल्स V2 इक्वल्स V3 इक्वल्स V, दैट इज अप्लाइड वोल्टेज। पर हमारा जो करंट है I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स I। जो हमारा टोटल करंट होगा तीनों के थ्रू, इन तीनों का सम हमारे टोटल करंट के बराबर होगा, दैट इज I। अब देखिए इस पे सिंपली हम ओम्स लॉ लगाएंगे। एक बात हमें जो पढ़ी है ओम्स लॉ के थ्रू क्या, V इक्वल्स IR, मतलब V1 इक्वल्स टू I R1 I1 R1, V2 is I2 R2, V3 is I3
3R3। तो देखिए अब हमें I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल साइड ये पता है। फाइनल हमारा जो रेजिस्टेंस है दैट इज RP, अप्लाइड वोल्टेज इज V, टोटल करंट इज I। तो यहां से मैं V इक्वल्स आया तो करंट कितना आ गया, I इज इक्वल्स टू V अपॉन RP, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। सिमिलरली यहाँ पे I1, I2 और I3 की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, I1 इक्वल्स V, क्योंकि V1 हमारा V के बराबर है, V2 हमारा V के बराबर है, तो मैं यहाँ पे I1 V1 की जगह डायरेक्ट V को यूज करने वाला हूँ। तो I1 इक्वल्स V अपॉन R1, I2 इक्वल्स V अपॉन R2 और I3 इक्वल्स V अपॉन R3। अब हमें कुछ नहीं करना, इस I1, I2, I3 की वैल्यू यहां से उठा करके इस इक्वेशन में पुट करनी है और I की वैल्यू यहां से हमें मिल जाएगी V अपॉन RP, उस इक्वेशन में पुट करेंगे। इसको हटा देते हैं और उस इक्वेशन को यूज करके हम अपना फाइनल रिजल्ट जो हमें RP चाहिए दैट इज V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 इक्वल्स V अपॉन RP। देखिए हमें ये कैलकुलेट करना है, यहाँ से V आसानी से कॉमन और कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो हमारा फाइनल रिजल्ट जो हमें मिलेगा दैट इज 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये रिजल्ट हमें फाइनली याद रखना है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। तो अब तक हम जो किया है उसमें से ये दो फॉर्मूलाज पैरेलल के लिए 1 अपॉन R1 इक्वल्स 1 अपॉन R इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, मतलब कि इनके रेसिप्रोकल्स का सम। इनके रेसिप्रोकल्स का सम। और जब हमने सीरीज के लिए रखा था RS इक्वल्स R1 प्लस R2 प्लस R3, मतलब कि इनका स्केलर लीनियर सम, इनका डायरेक्ट स्केलर लीनियर सम। ये दो फॉर्मूलाज हम याद रखेंगे जो हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये पढ़ चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एप्लीकेशन। तो देखिए जो अभी हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स पढ़े हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब प्रॉपर्टीज कह सकते हैं। कैसी कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं, उसकी जो रेजिस्टेंस थी हमने देखी RS, या फिर हम जब रेजिस्टेंस की बात करें R मेंशन करते हैं कि रेजिस्टेंस जो थी वो मैक्सिमम थी। रेजिस्टेंस मैक्सिमम थी। सेकंड जो हमारा करंट था I इज मिनिमम। मतलब कि जो हमारा करंट था वो रेजिस्टेंस की वजह से मिनिमम चला जाएगा। और थर्ड इज पावर, P पावर इज लेस। जो हमारा सीरीज सर्किट है वो लेस पावर कंज्यूम करेगा। ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी किसकी, सीरीज सर्किट की। अब बात करते हैं पैरेलल सर्किट। रेजिस्टेंस इज मिनिमम, क्योंकि जब किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेके सम करेंगे तो जो हमारा फाइनल रेजिस्टेंस आएगा वो कम आने वाला है, तो रेजिस्टेंस इज
मिनिमम आई, करंट कैसा रहेगा, मैक्सिमम, और पावर हमारे देने वाली है मोर कंपेयर टू सीरीज, मतलब इसके अंदर पावर ज्यादा खर्च होने वाली है कंपेयर टू सीरीज। अब बात करते हैं कि डेली एप्लीकेशंस की, जो हमारे सीरीज और पैरेलल सर्किट्स हैं वो हमारे डेली लाइफ में कैसे और कहां यूज होने वाले हैं। जो हमारा सीरीज सर्किट है इसके एप्लीकेशन देखते हैं सबसे पहले। एप्लीकेशंस ऑफ सीरीज सर्किट, तो एक तो हम लाइटिंग जो यूज करते हैं दिवाली पे, उसके अंदर किस तरह का सर्किट यूज होता है, दैट इज अ सीरीज सर्किट, मतलब जो सारे बल्ब छोटे छोटे लगे हुए हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं और उनके थ्रू करंट सेम है, पावर मिनिमम है और रेजिस्टेंस मैक्सिमम है। तो एक तो हो गया लाइटिंग। सेकंड इज हमारी घर पे जो एमसीबीज हैं या फिर कहें कि फ्यूज वायर्स हैं, उसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। फ्यूज वायर का काम होता है कि जब वोल्टेज एकदम से बहुत ज्यादा हाई आ जाए तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो खराब ना जाए, उसके लिए वो फ्यूज वायर बर्न हो जाती है, हीटिंग इफेक्ट में से हम पढ़ेंगे, और मेल्ट होकर के सर्किट को तोड़ देगी। और जैसे ये सर्किट टूट जाएगा तो सीरीज में होने की वजह से करंट इससे आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो जब करंट इससे आगे नहीं जाएगा तो हमारे जो अप्लायंसेस है, जो हमारे घर पे किसी भी तरह के अप्लायंसेस लगे हैं वो बच जाएंगे। तो इसको दो जगह पे यूज करते हैं, लाइटिंग्स में, एमसीबीज या फ्यूज वायर्स में। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल सर्किट्स। पैरेलल सर्किट, तो जो हमारा टोटली हाउस होल्ड जितना भी सर्किट या वायरिंग है वो सब पैरेलल में है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए हमारे घर पे तरह तरह के अप्लायंसेस हैं, एयर कंडीशनर, टेलीविजन, मोबाइल चार्जर, इलेक्ट्रिक आयरन। और एक बात हमें क्लियरली यहां से ये पता चलती है कि इन सभी के जो रिक्वायरमेंट्स है, करंट रिक्वायरमेंट्स हैं, इनको कितना करंट चाहिए अपने थ्रू, तो इनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो अलग अलग है। और एक बात हम पैरेलल सर्किट में बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं, क्या कि जो पैरेलल सर्किट है उसमें रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग जो हमारा अप्लायंस है वो अपने आप उतना करंट ड्रॉ कर लेगा जितना उसे चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह से कुछ सेटअप पढ़ा था पैरेलल सर्किट्स का, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है, मतलब वोल्टेज सेम होने की वजह से जो रेजिस्टेंस है अब इस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट इसके थ्रू फ्लो होने वाला है। तो इसके थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला है वो अकॉर्डिंगली अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, अपने आप मैनेज हो जाएगा। एक बात और कि जब हम पैरेलल में किसी चीज को कनेक्ट करते हैं तो इनमें से अगर फॉर एग्जांपल ये अप्लायंस जो है वो मेरा खराब हो गया या काम करना बंद हो गया, तो होगा क्या, जो मेरा सर्किट है, बचे हुए अप्लायंसेस हैं वो आसानी से अपना काम करते रहेंगे। लेकिन यही काम अगर सीरीज में होता, मतलब मैं यहां से हटा करके एक सीरीज सर्किट ड्रॉ करता हूं, सीरीज में मैंने अपने 3 अप्लायंसेस लगा दिए, तो इनमें से अगर एक ने काम करना बंद कर दिया तो बाकी के भी काम करना बंद कर देंगे, सिर्फ यहीं तक कंप्लीट रहेगा सर्किट, यहां भी नहीं, मतलब कि पूरे सर्किट के थ्रू करंट ही पास नहीं होगा क्योंकि सर्किट ही इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ऐसे में जो हमारी वायरिंग है, हाउस होल्ड वायरिंग, ये इसका एप्लीकेशन है। हाउस होल्ड वायरिंग, नेक्स्ट इस लेक्चर में जो हम कवर करने वाले हैं दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। आप सभी ने एक बात हाउस होल्ड अप्लायंसेस में नोट करी होगी, क्या
कि जब भी उनको यूज करने के बाद बंद कर दिया जाता है तो उसको टच करने पे पता चलता है कि उसका जो सरफेस है वो हीट अप हो चुका है, गर्म हो चुका है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट में है, ठीक है, इसके थ्रू जब करंट पास करेगा तो कुछ एनर्जी लॉस होगा, और वो एनर्जी लॉस जो करंट के फॉर्म में नहीं होकर के हीट के फॉर्म में आएगा। मतलब जो हमारा आई करंट इसके थ्रू पास करने वाला था रेजिस्टेंस आर से, अब उसमें कुछ हीट लॉस हो जाएगा, हीट लॉस। इस हीट लॉस को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कुछ एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में रिलीज होगी, दैट विल बी विजिबल, मतलब उसको टच करने से हमें पता चलेगा कि हाँ सरफेस हीट अप हो चुका है। दिस इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एंड दिस heat energy H is calculated as I square R T। मतलब कितना करंट पास कर रहा है उसके स्क्वायर पे डिपेंड करेगा, कितना रेजिस्टेंस है सर्किट का उस पे डिपेंड करेगा, और कितने टाइम के लिए उसके थ्रू करंट पास कर रहा है उस पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर हमारा करंट ज्यादा है तो सिंपल सी बात है कि जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी किसी भी कंडक्टर से, दैट विल बी मोर। रेजिस्टेंस ज्यादा है, अगर उसको फ्लो को अपोजिशन ज्यादा मिलेगा, अपोज ज्यादा होगा करंट, तो हीट एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी। तीसरी बात टेम्परेचर टाइम, जब हम किसी करंट को ज्यादा टाइम के लिए पास करेंगे, मतलब कि किसी अप्लायंस को बहुत ज्यादा देर के लिए यूज करेंगे, तो एक आम सा फिनोमेना हम देख चुके हैं कि ज्यादा हीट अप हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला हमें मिला है H इक्वल्स I स्क्वायर RT। इसका डेरिवेशन अपने कोर्स में नहीं है, हमारे स्कोप के बियॉन्ड है, तो फिलहाल हम सिर्फ फॉर्मूला से काम चलाएंगे। H इक्वल्स I स्क्वायर RT। H के लिए एक और फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR पढ़ा हमने, तो I स्क्वायर में से एक I को मैं R के साथ लिख दूं, I R स्मॉल t, तो IR को मैं सेफली V लिख सकता हूं, तो H इक्वल्स टू V कैपिटल I स्मॉल t। दिस इज फॉर्मूला। एक तीसरा फॉर्मूला जो इसी में से डिराइव हो सकता है, दैट इज हमने पढ़ा था करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब I इक्वल्स Q अपॉन T। तो मैं अगर I को Q अपॉन T लिखूं तो ये T सिंपली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो हमारा हीट है V इंटू Q। इससे पहले हम पोटेंशियल वर्क डन पढ़ चुके हैं, वर्क डन इक्वल्स टू वोल्टेज इंटू चार्ज V इंटू Q। तो हमारा हीट जो है दैट इज इक्वल्स टू वर्क डन है, ये भी लिख सकते हैं। तो देखिए हीटिंग इफेक्ट में किसी भी कंडक्टर के थ्रू कुछ रेजिस्टेंस जिसकी है उसके थ्रू जब करंट पास करेंगे तो उसका जो सरफेस है वो हीट अप हो जाएगा। इस हीट के लिए एक फॉर्मूला है H इक्वल्स I स्क्वायर RT। I करंट, R रेजिस्टेंस, T इज टाइम। जितना ज्यादा टाइम के लिए पास करेंगे उतना ज्यादा हीट अप हो जाएगा। इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई करते हुए I स्क्वायर RT को हमने एक और फॉर्मूला निकाला, H इज इक्वल्स टू VIT। एक नया फॉर्मूला इसी से नेक्स्ट डिराइव हुआ, H इज इक्वल्स टू V इंटू Q, दैट इज पोटेंशियल इंटू चार्ज। लास्ट फॉर्मूला V इंटू Q को हम पढ़ चुके हैं, इट इज वर्क डन, तो H यानी कि हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन। ठीक है, तो ये हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हम देखने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब इस हीट को कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है अपने बेनिफिट के लिए। ठीक है, तो हमने अब तक अपने घरों में एक चीज देखी होगी, इलेक्ट्रिक आयरन। कपड़े प्रेस करने के लिए हम एक डिवाइस या अप्लायंस यूज करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक आयरन। उसमें एलॉयज यूज किए जाते हैं। एलॉयज क्यों? क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी हाई है, तो जब इनके थ्रू करंट पास करेगा तो ये हीट जल्दी होंगे। बात नंबर 2, एक तो ये हुआ कि हीट ज्यादा होंगे और जल्दी होंगे। बात नंबर 2 कि एलॉयज की स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी काफी ज्यादा है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उनमें एक क्वेश्चन आएगा कि व्हाई आर एलॉयज यूज्ड इन दी हीटिंग अप्लायंसेस, तो उसके लिए एक सिंपल सा रीजन ये कि इनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो ये हीट जल्दी होंगे और ज्यादा होंगे। बात नंबर 2 कि इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ज्यादा है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि जब इसको हाई टेम्परेचर पे रखेंगे
तो ये डिकम्पोज नहीं हो जाएगा, खराब नहीं हो जाएगा, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक आयन के अलावा एक और चीज हम और यूज करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक केटल। आजकल कुछ नई केटल्स आ रही है जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी में प्लग इन करते हैं और जो उसके अंदर सब्सटेंस रखते हैं, फॉर एग्जांपल चाय, दूध या कुछ भी, तो वो गर्म हो जाता है। इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयन, दीज आर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। हीट इफेक्ट को कैसे प्रैक्टिकली यूज करना है अपने बेनिफिट के लिए, इट इज थ्रू इलेक्ट्रिक केटल, इलेक्ट्रिक आयन, और एक बल्ब में भी हम यूज करते हैं। कुछ ऐसे डिवाइसेस जिनको हीट भी साथ साथ देनी पड़े और लाइट भी साथ साथ देनी पड़े, तो दैट इज अ बल्ब। बल्ब के अंदर अनलाइक इलेक्ट्रिक आयन और इलेक्ट्रिक केटल एक मेटल यूज होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेटल की वजह से ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी और लाइट दोनों हमें मिल जाएंगी। इलेक्ट्रिसिटी सॉरी हीट और लाइट, जब हमें ये दो चीज चाहिए तो हम एलॉयज का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि एलॉयज में से हीट तो मिल जाएगी, लाइट नहीं मिल पाएगी। तो इसलिए बल्ब में हम क्या यूज करते हैं? मेटल, जनरली टंगस्टन, W से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दीज आर दी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। एक डेफिनेशन जो आज की क्लास के लिए लास्ट होगी, दैट इज पावर। व्हाट इज पावर? Power is defined as rate of doing work और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है I स्क्वायर R, P इक्वल्स I स्क्वायर R। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? इट इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास है P इक्वल्स आई आर। इसको आई आर को फिर से V में कन्वर्ट कर लेंगे तो VI। ये दो फॉर्मूलाज हैं जो हमें पावर कैलकुलेट करने के लिए यूज करने हैं। इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक्सक्लूसिवली हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, इसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो हमें लगेंगे कि हाँ बहुत ज्यादा जरूरी है, डिस्कस करने चाहिए। बाकी की आपकी क्वेरीज हम जूम क्लास के थ्रू या जैसे भी आप तक पहुंचा जा सकेगा उसके थ्रू हम आपके डाउट्स और क्वेश्चंस सॉल्व करवा देंगे। नेक्स्ट क्लास के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।